पिछले 5 सालों के अंदर भारत के अंदर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ने कैसे ग्रो किया है और आउटलुक के आने वाले कुछ टाइम के लिए वो कौन से की पैरामीटर्स होते हैं जो आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं जब आप कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी के अंदर पैसे डालते हो। हाय, दिस इज नीरज चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स है उनके लिए आज हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड का एनालिसिस करेंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए वो जितने भी की पैरामीटर्स है ना, जैसे कि कंपनी की प्रोफाइल हो जाती है, बिजनेस मॉडल हो जाता है, उसकी फाइनेंशियल हो जाते हैं, सेक्टर का ओवरव्यू हो जाता है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। आप अगर इस चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत सारे एफर्ट्स लगे इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए वीडियो का टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स एंड 1700 सब्सक्राइबर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टोटल एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो 22 साल प्लस एक्सपीरियंस है। 1998 के अंदर इस कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। भारत की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है और ऐसी इकलौती कंपनी है जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, एनएससी और बीएसई के अंदर। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करूँ तो कंपनी के पास 19 ब्रांचेस है और 140 प्लस लोकेशन के ऊपर उनकी टोटल आउटसोर्सिंग होती है। 39,000 के आसपास इनके सेल्स एजेंट है और 6,000 से भी ज़्यादा उनके कलेक्शन एजेंट है और 4 उनके पास कॉल सेंटर्स है। ये कंपनी के जियोग्राफिकल एरिया हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्सपांड करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करता है। कंपनी ने जब अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1998 के अंदर, तब उन्होंने जी कैपिटल के साथ उनकी पार्टनरशिप की थी, जहां पे 60% एसबीआई का था और 40% जी कैपिटल का था। 2017 के अंदर जी ने अपना जो पार्ट था 40% वो सी रोवर को बेच दिया 26% और 14% यानी कि 14% एसबीआई को बेचा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस कहानी बताना चाहूँगा। सीए रोवर ने जो 26% पार्ट खरीदा था जी के पास से, उसके लिए उसने 2000 करोड़ वैल्यू दिया था। अगर उस 26% का 2000 वैल्यूएशन देखते हो तो एसबीआई कार्ड का टोटल जो वैल्यूएशन बनता है वो 7700 करोड़ बनता है 2017 के अंदर। इसका आईपीओ आया मार्च के अंदर, आपको पता होगा। इसमें एसबीआई ने अपना 4% सेल बेचा और सीए रोवर ने अपना 10% स्टैक बेचा था, यानी कि 14% वहां पे उन्होंने बेचा था और 500 करोड़ के न्यू इक्विटी उन्होंने एलोकेट किया था। वो आईपीओ 10,500 करोड़ के आसपास का था और शेयर की प्राइस अगर मैं गिनता हूँ 750 रुपया की, तो उनका जो वैल्यूएशन बनता है ना वो 70,000 करोड़ का बनता है। यानी कि 2017 के अंदर ये कंपनी का वैल्यूएशन था 7,700 करोड़ और 3 साल के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन होता है, जब स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है, तो 70,000 करोड़। 10 टाइम्स ग्रोथ वहाँ पे। ये एक्चुअली आप कंपनी जो ग्रोथ की है उसका वैल्यूएशन मिला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम भी लिस्टेड हुआ है और वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा दिया है। ये वैल्यूएशन क्या जस्टिफाई है कि नहीं है वो हम आगे के सेक्टर में समझने का ट्राई करेंगे। 70% स्टेक है भारत की लार्जेस्ट बैंक एसबीआई का, इसलिए एसबीआई का लोगो, एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर, एसबीआई का मैनेजमेंट, ये सब इंटीग्रेशन से और उसका डेफिनेटली फायदा मिलता है इस एसबीआई कार्ड को। इसका जो जियोग्राफिकली प्रेजेंस है एसबीआई बैंक का वो भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है लेंडिंग की, पास्ट में एसबीआई ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बोरोइंग दिया है और आने वाले टाइम के अंदर भी एसबीआई बैंक इसको अच्छे लेंडिंग करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एसबीआई कार्ड के लिए यहाँ पे। चलिए समझते हैं कंपनी रेवेन्यू कहाँ से कमाती है। इनकी रेवेन्यू टोटल 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है इनकी इंटरेस्ट इनकम और दूसरे इनके फीस। इंटरेस्ट इनकम को मैं अगर समझाने का ट्राई करूँ तो आप जो आपके मंथली ड्यू रहते हैं, जिसको आप खाली ड्यू अमाउंट भरते हो और बाकी के आउटस्टैंडिंग को मंथली रोल ओवर करते हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है इसको हम फीस बोलते हैं। इस फीस को हम 3 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। एक रहता है रिवॉल्वर लोन। रिवॉल्वर लोन यानी कि आपके जो ड्यू डेट पे आपकी जो आउटस्टैंडिंग होते हैं जिसको आप भरते नहीं हो और मंथ टू मंथ वो रोल ओवर होती है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको रिवॉल्वर लोन बोलते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, अराउंड 36 to 40% ईयरली इंटरेस्ट लगता है, जहाँ से ये पैसा कमाती है। दूसरे रहते हैं ट्रांससेक्टर। ये लोन ऐसे कि आपके मान लो कि जो फ्री पीरियड रहता है 45 डेज का, वो ड्यू डेट पे आप अगर आपका पूरा अमाउंट भर देते हो तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड कंपनी को कोई इनकम नहीं होती, वो जीरो इंटरेस्ट इनकम रहती है। और थर्ड रहती है टर्म लोन। जैसे आपने कोई बड़ी सी कोई चीज़ खरीद ली, कंज्यूमर आइटम खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, और उसकी अमाउंट को अगर आप ईएमआई के अंदर उसको बना देते हो पूरे अमाउंट को, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कम रहते हैं, अराउंड 20 to 25% के हिसाब से रहते हैं। 51% इनका जो रेवेन्यू होता है ना वो यहाँ से इंटरेस्ट से आता है। आप समझ लेते हैं उनकी टोटल रेवेन्यू में से 50% इंटरेस्ट से आते हैं। आप समझिए कि कितने सारे लोग हैं, मतलब जितने क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसमें से आधे लोग हैं वो ये लोन भरते नहीं है। ये स्टॉक को साइड में रखिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो एक मेरा सिंपल सा आपको रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी ड्यूज आते हैं ना उसको टाइमली भरिए, कभी भी ड्यू मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी फ्रेंड से उधार लेके भी वो ड्यू
पूरा भर दीजिए, क्योंकि 36-40% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पेनल्टी रहती है, बहुत सारे चार्जेस कंपनीज लगाती है। तो उसको कृपया करके कभी भी ड्यू मत होने दीजिए, पूरा आउटस्टैंडिंग एक साथ भर दीजिए। उसके बाद आते हैं कंपनी की जो फीस चार्ज करती है कंपनी। फीस को हम तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। एक रहता है उसका सब्सक्रिप्शन फीस, आप ईयरली सब्सक्रिप्शन फी रहती है प्रीमियम कार्ड की, वो एक उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। उसके बाद स्पेंड इनकम रहता है, आप जब मर्चेंट पे या मॉल पे या कई पीओएस पे अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो वहाँ पे जो इंटरचेंज फी रहती है वो भी इनको कंट्रीब्यूट करती है। और इंस्टेंस फीस में जैसे लेट फीस हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड से मनी भी विथड्रॉल कर सकते हो तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर फीस लगती है। ये सब प्रोसेसिंग फी हो गई, ये सब मिला के उसका टोटल रेवेन्यू स्प्लिट होता है दोनों हिस्सों में, यानी कि इंटरेस्ट और फीस के अंदर। टोटल ओवरऑल उनका आप यील्ड देखो ना तो अराउंड 21 to 22% के हिसाब से ओवरऑल ये इनकम करते हैं। और इनके जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग की जो कॉस्ट है अराउंड 7 to 8% के बीच में घुमा करती है। तो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अराउंड 15 to 16% रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअली, कंपेयर टू आप बैंक देखोगे ना तो बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4 या 6% के आसपास रहता है, यहाँ पे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 15 रहता है। इसलिए कई बार प्रोविजन के टाइम पे ये अच्छा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनको हेल्प कर देता है। चलिए अब मैं इनका जो रेवेन्यू है ना वो आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ, आप समझ लेते हैं इनका टोटल इनकम कहाँ से होता है। 17, 18, 19 के आप डेटा देखोगे तो मेजोरिटी इनकम इनकी इंटरेस्ट से ही आ रही है। अदर इनकम आप फीस का, बिजनेस डेवलपमेंट का देखोगे ना तो वो 50% के अंदर है। 50% इनकम इनका इंटरेस्ट इनकम से आता है। उसका एक्सपेंडिचर्स आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है वो उनका होता है ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस से। और उसको मैं अगर बाइफरकेट करूँगा ना तो सेल्स प्रमोशन कॉस्ट उनकी सबसे ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोशन करते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इनका सेल्स का जो फिगर्स देखते हो ना 50% 40% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब हम इनका कस्टमर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये जो डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना इसको आप ध्यान से सुन लेना, और फिर जब मैं सेक्टर का और भी बताऊंगा ना तो इन डेटा को लिंक करना, आपको आधे से ज़्यादा आपके आंसर मिल जाएंगे। इनके जो कार्ड होल्डर है उसमें से 85% सैलरी पर्सन है और 15% खाली सेल्फ एम्प्लॉय यानी बिजनेस वाले लोग हैं। ये जो सैलरी वाले पार्ट होता है, सैलरी वाले पीपल होते हैं ना वो बहुत ही कम अफेक्टेड रहते हैं। जब स्लो डाउन आता है तो अफेक्ट तो वहाँ पे होता है लेकिन वो कम अफेक्टेड रहता है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो 52% इनकी जो प्रेजेंस है ना वो टियर 1 यानी कि अर्बन एंड मेट्रो सिटी के अंदर है, 24% टियर 2 और 14% टियर 3 के अंदर इनकी प्रेजेंस है। एज वाइज आप अगर देखो ना तो 30% 30 साल के नीचे के लोगों के पास ये क्रेडिट कार्ड है और 48% 30 से 45 की उम्र के लोगों के पास है। मतलब यानी कि आप देखोगे ना तो उनका अराउंड 78% 45 साल के नीचे की उम्र के लोगों के पास है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको आगे बताया ना कि इनकी पेरेंटेज एसबीआई है और अराउंड 70% स्टेक एसबीआई का है। तो इसके लिए ये रॉयल्टी फी एसबीआई को देते हैं। इनका जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से 2% एसबीआई कार्ड को एसबीआई को देना होता है, या फिर 0.2% इनके टोटल इनकम में से जो भी कुछ हायर होता है वो उनको देना का होता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में। क्रेडिट कार्ड बिजनेस अनसिक्योर रिटेल सेगमेंट के अंदर आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। जब भी इकोनॉमी के स्लो डाउन आता है तो ये इनके जो कलेक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको देने का चाहूँगा। 2006 के अंदर बार्कले कार्ड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। बहुत ही एग्रेसिवली वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। उनकी जो ग्रोथ थी अराउंड 9.5% के हिसाब से वो ग्रो कर रहे थे। लेकिन 2008-9 के अंदर जो इकोनॉमी का स्लो डाउन आया और आईटी और बीपी के अंदर जो जॉब लॉसेस हुए, इनके कारण इनके बहुत सारे कलेक्शन अफेक्ट हो गए और बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो गए और बार्कले ने 2009 के अंदर अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था उनको। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्टिविटी के जो की पैरामीटर्स है जैसे कि कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस है, फिर एम्प्लॉयमेंट के रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट है, मार्केट में क्रेडिट की डिमांड कैसे, ये सब की ड्राइवर्स रहते हैं इस सेगमेंट के लिए। इसमें से कोई भी पॉइंट पे अगर स्लो डाउन दिखता है मार्केट के अंदर तो ये इनके कलेक्शन बेडली अफेक्टेड रहता है। सेकंड थिंग जो मुझे लगती है, इनके जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है अराउंड 36 to 40% चार्ज कर रहे हैं। अभी वो रेगुलेटेड नहीं है। कल को अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और पर्टिकुलर इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं लेने की अगर कोई रेगुलेशन बनाती है तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन वहाँ पे बेडली अफेक्टेड होंगे। और थर्ड थिंग जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि आगे जाके शायद इश्यू हो सकता है, यूपीआई एंड पेमेंट वॉलेट। आप जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है, राइट नाउ क्रेडिट कार्ड का 50 डे क्रेडिट पीरियड रहता है और ये सब वॉलेट और यूपीआई फ्री क्रेडिट नहीं दे रहे। कल को अगर ये जैसे कि पेटीएम है उसने अपना फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया फ्री क्रेडिट देने का और उसके बाद फ्री क्रेडिट के बाद वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, अगर ये फैसिलिटी
पेमेंट वॉलेट भी स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकता है आगे जाके फ्यूचर के अंदर। चलिए बात करते हैं भारतीय क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के बारे में। 74 कंपनी से जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग के 72% आउटस्टैंडिंग टॉप की 4 कंपनी कवर कर लेती है। नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 पे एसबीआई कार्ड, फिर आईसीआईसी और नंबर 4 पे एक्सिस बैंक। भारत की टोटल अपॉर्चुनिटी की बात करते हो तो जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है, मैं एक फिगर आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहूंगा, 3% है। इसका डेटा का मतलब ये होता है कि भारत में 100 में से 3 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है। आप अगर डेबिट कार्ड की बात करते हो तो 65% है, यानी कि 100 में से 65% लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है। यूएसए के डेटा देखोगे ना तो बहुत ज्यादा अंतर है इंडिया के और यूएसए के डेटा के अंदर, अराउंड 100 टाइम्स हम पीछे चल रहे हैं। ये डेटा से एक बात क्लियर हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा अनटैप मार्केट है जिसको हमको कवर करना पड़ेगा। दूसरा डेटा मैं आपके सामने रखूंगा, 2014 से लेकर 2016 तक हमारा जो क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ की जो स्पीड थी ना वो नॉर्मल थी, लेकिन 2016 के बाद वो ड्रास्टिकली अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिजिटल करेंसी को हमने जो बढ़ावा दिया है, कैशलेस इकोनॉमी जो बनाई है, उसके कारण क्रेडिट कार्ड के पेनिट्रेशन में स्पीड में ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अभी वो ड्रास्टिकली ग्रो हो रही है। आप मूवमेंट देखोगे ना तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में ये स्पीड मेंटेन रहेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के कारण। आरबीआई के और क्रिसिल के डेटा मैंने एनालिसिस किए, 2015 से 2019 तक क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है ना उसमें 32% के हिसाब से ग्रो किया है। 2019 तक आप अगर देखते हो तो 47 मिलियन इनके एक्टिव यूजर है। ऐसा माना जाता है कि 2020 से 2025 तक 25% के हिसाब से ग्रो करेंगे, क्योंकि बहुत सारा अनटैप मार्केट है, इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत है और एग्रेसिवली सब कंपनियां अपना बिजनेस को एक्सपांड करें, इसलिए ये आने वाले 5 साल तक 25% के हिसाब से इनके नए कस्टमर ऐड होते जाएंगे। 2005 से 2020 तक भारत के अंदर कैसे ये क्रेडिट कार्ड के यूजर्स का बिहेवियर है वो मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। आप देखिए, जब जब इंडस्ट्री के अंदर बूम रहे ना, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के यूजर ऐड हुए, और जब जब इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा है, आप देखिए फिगर 2008 और 2009 की नेगेटिव में चला गए। जिनके पास क्रेडिट कार्ड थे उन्होंने भी बंद करवा दिए थे। उसके बाद रिकवरी आती है कंसोलिडेशन टाइम में, धीरे धीरे करके लोग ऐड होते जाते हैं। लेकिन जब बूम रहता है, इकोनॉमी अच्छी रहती है, तो बहुत सारे लोग ऐड होते हैं। तो ये राइट नाउ बूमिंग का टाइम चल रहा है, तो अच्छे नंबर आप देखने को मिल रहा है आपको। 18-19 आप देखिए कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस की ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा की ड्राइवर है ना, वो है यूथ, यंग पीपल। यंग पीपल जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो क्रेडिट कार्ड का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट कंप्लीटली डिफरेंट रहती है, वही इस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आप डेटा देखिए, 30 साल के कम उम्र वाले लोग पहले 19% हुआ करते थे, आज की डेट में वो अराउंड 35% हो गए, यानी कि डबल हो गए। 25 साल से कम उम्र वाले लोग पहले 1% हुआ करते थे, वो आज 10% हो गए, यानी कि 10 गुना हो गए। ये जो यूथ का नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, स्टेक बढ़ा है टोटल ओवरऑल के अंदर, वो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, कौन सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एसबीआई की पोजीशन क्या है। नंबर 1 पे आप डेटा देखिए, नंबर 1 पे टोटल आउटस्टैंडिंग जो इंडिया की उसमें नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक है और नंबर 2 पे एसबीआई कार्ड ग्रो कर रहा है। 2014 में एसबीआई कार्ड नंबर पोजीशन 3 पे था, वो अब आज नंबर 2 पे पोजीशन पे आ गया है। लेकिन अगेन एचडीएफसी ये टोटल आउटस्टैंडिंग पे लीड कर रहा है। हमने बोला कि ये पूरे इंडस्ट्री 35% के हिसाब से ग्रो करे, ना ये ना वो, लेकिन अब समझते कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप जो कार्ड में स्पेंड कर रहे हो, 2014 के अंदर जो पर कार्ड स्पेंड होता था वो अराउंड 2500 हुआ करता था, जो आज की डेट में तो 2019 में वो 3700 रुपीज हो रहा है पर कार्ड जो स्पेंडिंग होती है। तो आप स्पेंडिंग में देखिए अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। एसबीआई कार्ड ने सबसे हाईएस्ट अराउंड 8% के हिसाब से ग्रो किया है। फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, पहले कितने ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, आज की डेट में ट्रांजेक्शन कितने हुआ करते। 2014 के डेटा देखिए और 2019 के डेटा देखिए, कंटिन्यूसली आपको डेटा में ग्रो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है वो सीएजीआर के हिसाब से अगर मैं गिनता हूँ तो 27% के हिसाब से ये टोटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एवरेज आउटस्टैंडिंग पर कार्ड के भी डेटा आप देख लीजिए, 2014 में 15,000 के आसपास आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी, जो 2018-19 के अंदर 23,000 22,000 के आसपास पहुंच गई है। ये एवरेज आउटस्टैंडिंग इनकम यही है कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है और जहां पे बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। तो ये जो इनकम है, जो आउटस्टैंडिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, वो भी इनकम आप देख लिए कंटिन्यूसली ये इनकम में चेंज आ रहा है। चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से क्या इम्पैक्ट है इसके बिजनेस के ऊपर। इनके डेटा उन्होंने 2 प्रेजेंटेशन एक्चुअली उनकी वेबसाइट पे डिस्क्लोज किए थे, वहाँ से मैंने डेटा लिए।
आप देखोगे ना तो जनवरी से मिड मार्च तक वो नंबर ऑफ अकाउंट जो पर डे ओपन करते थे वो अराउंड 10,000 के आसपास वो करते थे। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया तो पर डे वो 4,000 के अकाउंट ही ओपन कर पा रहे थे, और अप्रैल के अंदर ये फिगर 1,000 के आसपास पहुंच गई। उसके बाद मई के अंदर अगेन वो 2,500 तक वो अकाउंट ओपन कर रहे थे। जो स्पेंड हो रहा था पर डे के हिसाब से वो पहले 376 करोड़ हो रहा था जनवरी से लेके मार्च, मिड मार्च तक। आफ्टर लॉकडाउन ये 256 करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद अप्रैल में अगेन ये 290 करोड़ और मई के अंदर 175 करोड़ तक ये फिगर पहुंच गई। यानी कि स्पेंड तो वैसे हुआ है, और स्पेंड नंबर ऑफ अकाउंट ओपन नहीं हुए, लेकिन स्पेंड जो लोगों ने किए वो स्पेंड इतना ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं हुआ, इसलिए इनके जो बिजनेस है वो वैसे ही चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली अफेक्ट नहीं हुए। हाँ, नए अकाउंट ऐड नहीं हुए, लेकिन बिजनेस नॉर्मली चल रहा है। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल की। शुरुआत करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था 70% इनके स्टेक होल्डर है एसबीआई ग्रुप और 16% शेयर ओवर के। बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स के और अदर्स ट्रस्टी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से वो आप लिस्ट में देख सकते हो। बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू के बारे में, तो 2016 से 2020 तक इन्होंने कंटिन्यूसली एक ग्रोथ मोमेंटम दिया है। अराउंड 30% के हिसाब से इन्होंने ग्रो किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 50% का ग्रोथ है, ट्रिमेंडस ग्रोथ इन्होंने दिखाया कंटिन्यूसली, क्योंकि अनटेप मार्केट बहुत है। और 2017 के बाद जब एसबीआई ने इसको स्ट्रेटेजिकली काम करना स्टार्ट किया और अपने एम्प्लॉय को, फिर जितने उनके एसबीआई के अकाउंट है, बैंक के अकाउंट है, उन लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखाया यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर। चलिए बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। 4-5 साल पहले क्या हुआ करता, जब हम किसी मॉल पे जाते थे या किसी मर्चेंट वेंडर के पास जाते थे तो वहाँ पे उनके पास पीओएस टर्मिनल नहीं हुआ करता था। आप जाके पूछते थे कार्ड चल रहा है तो बोलते नहीं, ओनली कैश ओनली। आज की डेट में वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। वो जो पीओएस टर्मिनल की फैसिलिटी है ना, वो अराउंड 28% के हिसाब से इंडिया के अंदर ग्रो करे। 2014-15 के अंदर 1.1 मिलियन पीओएस टर्मिनल हुआ करते थे, यानी कि 11 लाख। आज 2019 की अगर बात करें, 2019-20 की, तो अराउंड 3.6 मिलियन यानी कि 36 लाख पीओएस टर्मिनल लग गए। और आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत सारी जगह पे ये फैसिलिटी हो जाएंगी, आप हर एक जगह पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकोगे। तो ये एक की ड्राइवर होने वाला है। सेकंड थिंग, ई कॉमर्स जो हमारा मार्केट इंडिया के अंदर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, भारत के रूरल सेगमेंट के अंदर और टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, और क्रेडिट कार्ड वहाँ से 30 to 35% रेवेन्यू कर रहे हैं। तो ये कि बहुत ही अनटेप मार्केट है। और इंडिया की, जैसे मैंने आगे आपको बात बताई, ओनली 3% लोग ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, तो बहुत सारा स्कोप है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। कंपनी कैसे इसको यूटिलाइज करती है वो एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन आपको यही क्वेश्चन सामने, आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या हम इस कंपनी के अंदर पैसा लगा के कमा सकते कि नहीं कमा सकते। जैसे मैंने आगे के सेगमेंट में आपको बताया था, 2017 के अंदर इसका वैल्यूएशन हो रहा था 7,700 करोड़ का मार्केट कैप, और 2020 के अंदर इसका मार्केट कैप है 70,000 करोड़ का, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। ये कंपनी आपको ऑलवेज महंगी मिलेगी, और इसका जस्टिफिकेशन ये है, इनके आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे ना पिछले कुछ सालों के, पिछले 3-4 सालों के, तो अराउंड वो 30+ आपको देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है ना, अराउंड 50+ है। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते तो ये हर 3 साल के अंदर इनका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, हर 3 साल के अंदर, अगर यही स्पीड से करेंगे। इसलिए ये कंपनी आपको कभी भी सस्ती नहीं मिलेगी, आपको ऑलवेज प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैंने ये स्टॉक अराउंड 657 के आसपास खरीदा था, और राइट नाउ ये अराउंड 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जस्ट मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, और मैंने अच्छे खासे रिटर्न वहाँ से कमाए हैं। ये कोई सजेशन नहीं है कि आप इसको जाके खरीदो या बेचो, ये जस्ट मेरे क्लैरिफिकेशन थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए और कंपनी के सारे फंडामेंटल्स आपको डिटेल में पता चल गए होंगे, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।